हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली इजी। माय नेम इज़ प्रिया और आज हम लोग करेंगे क्लास 10 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसका पार्ट 1 करेंगे। इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है एंड आज हम लोग इसका पार्ट 1 करेंगे, कल पार्ट 2, फिर पार्ट 3, फिर पार्ट 4 और उसके बाद हम करेंगे इसके एमसीक्यूज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करने वाली हूँ फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन इन हिंदी और ये आपके टर्म 1 के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा क्योंकि टर्म 1 में गिन चुनकर एक ही चैप्टर दिया गया है और अगर वो भी हम लोग सही से ना पढ़े तो सोचो सीबीएसई वाले क्या सोचेंगे। बट उससे पहले सीबीएसई वाले जो भी सोचे उससे पहले मैंने एक 30 डे चैलेंज लिया था। ठीक है, ये मैंने ही नहीं, मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी बोला था कि आप लोग भी लो, क्योंकि हम लोग कोशिश करेंगे कि 30 डे में, मैं पूरा कोशिश नहीं, मैं आपको ये गारंटी देती हूँ कि 30 डे में आपके हिस्ट्री आपके सोशल साइंस एंड इंग्लिश के सारे सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी विद इन 30 डेज। ठीक है, तो उसके बाद रिवीजन बोलो जो भी बोलो, नवंबर जब आएगा टर्म 1 जो भी है वो तो करेंगे ही करेंगे। बट अभी हम लोग पूरे अक्टूबर में इन दोनों सब्जेक्ट्स को इन दोनों सब्जेक्ट्स का काम तमाम करेंगे। ठीक है, तो आज है हमारा डे 6, तो ऑलरेडी 5 दिन बीत चुके हैं और अभी हम लोग शुरू करेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 1। तो आज हम लोग कौन सा सब टॉपिक करने वाले हैं? हम लोग पढ़ेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। लेकिन एक क्वेश्चन दिमाग में जरूर बनता है कि हम लोग यूरोप के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। मतलब यूरोप एक नेशन थोड़ी है ना, वो तो एक कंटिनेंट है। तो हम लोग यूरोप में नेशनलिज्म सेंटिमेंट्स कैसे देख रहे हैं? बेसिकली हम लोग यूरोप में नहीं देख रहे, मतलब यूरोप में जितने भी कंट्रीज हैं हम लोग उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, जो भी है, इटली है, तो इनमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से लोगों के मन में, यहाँ जो लोग रहते थे उनके मन में ये नेशनल सेंटिमेंट जो है वो मतलब कैसे ग्रो हुआ एंड उसकी वजह से क्या क्या पॉलिटिकल चेंजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या आई एंड क्या हमको देखने को मिला, उस दौरान क्या हुआ, वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कुछ बच्चे हैं जिनको ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता है, बट अगर आप ये वीडियो सही से समझोगे, ध्यान से समझोगे, तो आपको बोरिंग बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, चलो। बट एक क्वेश्चन और भी बनता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म। कुछ बच्चे नेशनलिज्म को पेट्रियोटिज्म के साथ मिक्स कर देते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि पेट्रियोटिज्म का मतलब क्या है। पेट्रियोटिज्म का मतलब होता है, या जो पेट्रियट होते हैं वो लोग ना अपने देश से बहुत प्यार करते हैं एंड वो अपने देश पे मतलब गर्व भी महसूस करते हैं कि हाँ भी मैं इस देश का वासी हूँ, मतलब जो भी है वो गर्व फील करते हैं। एंड एक और चीज़ है, वो कब गर्व फील करते हैं? अगर कुछ जो उनका जो देश है वो कुछ सही करता है तो, मतलब सही के साथ वो देते हैं, गलत का साथ नहीं देते हैं। ठीक है, बट नेशनलिज्म का मतलब क्या है? आप अपने नेशन को मतलब प्यार करते हो एंड नो मैटर, ध्यान से देखो, नो मैटर व्हाट इज डज, वो कुछ भी करे, चाहे वो सही भी हो गलत भी हो, आप बोलते हो कि नहीं मेरा देश ही महान है। ठीक है, मानो ये फलाना ढिमकाना ABC एक कंट्री है, तो इसमें 2 लोग हैं, ये बोलता है मतलब ABC ने कुछ अच्छा काम किया है तो A बहुत खुश है, ये जो एक्स है इसका नाम बहुत खुश है, तो ये हो गया पेट्रियोटिज्म। ठीक है, बट अगर गलत किया है तो ये खुश नहीं है, ये हो गया पेट्रियोटिज्म। बट ये है वाई, ये चाहे सही करे या गलत करे, उसका नेशन, उसका जो कंट्री है वो चाहे कुछ सही करा है गलत करा है, ये हमेशा प्राउड फील कर रहा है उस पर एंड ये सबको बोला है कि मेरा देश ना बेस्ट है, इससे बढ़िया देश कोई हो ही नहीं सकता है। तो ये हो गया नेशनलिज्म। यहाँ पे एक नेशन की बात आती है, यानी कि कलेक्टिव आइडेंटिटी की बात आती है। ठीक है, तो आगे चल के हम लोग ये भी पढ़ने वाले हैं कि ये कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या है, एक नेशन स्टेट क्या है, किसको हम लोग नेशन स्टेट बोलते हैं, वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले एक और चीज़ है, आपके बुक में जो मतलब ये स्टोरी, मैं इसको स्टोरी ही बोलूँगी। ठीक है, इसको हम लोग ना वो चैप्टर के हिसाब से नहीं पता, मैं आपको स्टोरी ही सुनाने वाली हूँ, आप स्टोरी ध्यान से सुनो। ठीक है, तो इस स्टोरी में ना एक पेंटर होते हैं जिनका नाम होता है फ्रेडरिक सोरियू। इन्होंने 1848 में एक मतलब पेंटिंग किया था, मतलब ऐसे बहुत सारे सीरीज निकाले थे अपने पेंटिंग्स के। ठीक है, तो उनमें से एक पेंटिंग ये है जिसका नाम है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक्स एंड सोशल रिपब्लिक्स। ठीक है, ये उनके ये प्रिंट का नाम है। तो वो कौन थे? वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। तो बट ये
इसमें बोला क्या गया है, देखो हर आर्टिस्ट ना अपने पेंटिंग में कुछ ना कुछ विजन देता है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है, मतलब कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, राइट। तो और उसकी वजह से देखना वो आर्ट गैलरी में कुछ कुछ ऐसे पेंटिंग्स वगैरह होते हैं ना जो लाखों करोड़ों में भी बिकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी उन्होंने कुछ मतलब बताया है हमको, तो वो अभी हम लोग समझने वाले हैं, ये ध्यान से समझना, क्वेश्चन आ सकता है। देखो, the first print of the series shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. Homage का मतलब क्या है, श्रद्धांजलि। तो ये जो उनका फर्स्ट प्रिंट है, यहाँ पे वो क्या देख रहे हैं कि डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, मतलब जो भी जो लोग हैं, जो यूरोप एंड अमेरिका दोनों ही कंटिनेंट्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ के जो कंट्रीज हैं, कंट्रीज के जो लोग हैं दोनों ही, मतलब मेन एंड वुमेन सब, मतलब इनमें ना कोई कास्ट मैटर कर रहा है, ना कोई सोशल क्लास जो है वो मैटर कर रहा है, ना एज मैटर कर रहा है, कुछ नहीं, मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ एजेस, सोशल क्लासेस, सब लोग आ रहे हैं एंड दे आर मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन। कैन यू सी दिस, ये पूरा एक लॉन्ग ट्रेन की तरह दिख रहा है, राइट। ऐसे ही लॉन्ग ट्रेन की तरह वो लोग मार्च करें, यानी कि लंबी कतार से वो लोग जा रहे हैं, एंड जैसे ही वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पास करते हैं, यहाँ पे वो लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं, ठीक है। जैसे देखना हम लोग भी श्रद्धांजलि देते हैं, तो वो भी स्टैचू ऑफ लिबर्टी को यहाँ पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं, दे आर पेइंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक। और देखो क्या है, ऑन द अर्थ in the foreground of the image lie the shattered remains of the symbols of the absolutist institutions. What is the meaning of absolutist? देखना आपके बुक में इसका मतलब बताया है, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। मतलब वो पावर, मतलब जहाँ पे मतलब मैं खुद डिसाइड करती हूँ कि मेरा ही ये पावर चलेगा, मैं डिसाइड करती हूँ कि यहाँ पे क्या होगा नहीं होगा, जैसे मोनार्क्स वगैरह करते थे, ठीक है। इनको कहा जाता है एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। वो किसी और का मतलब नहीं देखते थे, किसी को क्या नीड है नहीं है, वो लोग ये नहीं देखने जाते थे, उनकी जो मर्जी होती थी, वो जो चाहते थे बस वही करते थे, अपनी मर्जी दूसरों पर थोपना बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो कुछ क्राउन्स वगैरह आपको दिख रहे होंगे, क्राउन्स। तो इसका मतलब क्या है कि ये लोग जो हैं, मतलब इन्होंने जो एब्सोल्यूटिस्ट जो रूल है, जो इंस्टीट्यूशंस यानी कि मोनार्कियल रूल को हटा दिया है, एंड उसको तोड़ के वो लोग एक नेशन बना रहे हैं, मतलब वो डेमोक्रेसी चाहते हैं, ये आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। In Soreo's utopian vision, the peoples of the world are grouped as distinct nations, identified through their flags and national costume. और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी लोग हैं ना, देखो सब लोगों ने ना अपना अपना कॉस्ट्यूम पहना है, अपने अपनी नेशन के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से कॉस्ट्यूम पहना है, और उन्होंने अपना कंट्री का फ्लैग भी पकड़ा हुआ है, ठीक है। एंड वो लोग खुद को एक आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक अपने अलग ही एक नेशन के ये में, ठीक है। एंड ये सॉरियो का एक यूटोपियन विजन है। यूटोपियन का मतलब क्या है, समथिंग विच कैन नॉट बी रियल, जैसे कोई फेरी टेल वगैरह जो भी है, सिंड्रेला में हुआ था ना, वो जो पम्पकिन वो कैरेज बन जाता है समथिंग, राइट। एंड वो रैट्स हॉर्समैन वगैरह कुछ मेरे को याद भी नहीं है, राइट। मेरे घर में तो रोज़ कद्दू पड़े रहते हैं एंड रोज़ चूहे आके कुतरते हैं, ना वो कैरेज बनते हैं, ना कोई फेरी मदर जो भी है वो कोई नहीं आता है, ये बकवास होता है ये सब। तो ये सब ना वो कभी रियल नहीं होता है, सो ये इनको कहा जाता है यूटोपियन विजन जो कभी रियल ना हो। तो ये भी सॉलियो का एक यूटोपियन विजन था, उनको ऐसा लगता कि सब लोग मिलजुल के रहेंगे, है ना, एक पीस बोलो या फ्रीडम जो बोलो उनको मिलेगा, एंड सब लोग पीसफुली रहेंगे, अपने अपने नेशन में रहेंगे, एंड कोई मतलब ये नहीं होगा। बट ये एक यूटोपियन विजन है जो कि रियल में नहीं होने वाला है। नाउ लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड, विच बाय द टाइम वेर ऑलरेडी नेशन स्टेट। तो जैसे देखो, मतलब ये जो मार्च हो रहा है ना ऐसे लोग, तो इसके पहले मतलब स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि उनको फ्रीडम मिल चुका है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का मतलब क्या है, फ्रीडम, राइट। तो वो लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि वो लोग फ्रीडम ऑलरेडी उनको मिल चुका है, वो लोग ऑलरेडी नेशन स्टेट्स बन चुके हैं, ठीक है। वो लोग नेशन स्टेट्स वो लोग बन चुके हैं, एंड उनको फॉलो कौन कर रहे हैं, बाकी के जो कंट्रीज वगैरह है, ये लोग जो हैं ये इनको फॉलो करते करते जा रहे हैं। During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe.
The end result of these changes was the emergence of the nation state in place of the multinational dynastic empires of Europe. अब आपको अगर पता होगा हमारे इंडिया में भी पहले क्या होता था, ऐसे डायनेस्टीज वगैरह होते थे ना, एम्पायर्स वगैरह होते थे, है ना, वो मतलब किंगडम्स जो बोलो वो होते थे, राजा महाराजा वो लोग होते थे, बट ऐसा गवर्नमेंट तो नहीं होता था, इजंट इट? तो वैसे ही बोला गया है कि जो क्या हुआ 19th सेंचुरी में ना यूरोप में भी ये नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो है, ये नेशनलिज्म जो है, ये बहुत ज़्यादा मतलब एक फोर्स, मतलब बहुत ही एक स्पीड में ये आया, ठीक है। एंड ये आते ही ना बहुत कुछ चेंजेस इसने किया, पॉलिटिकली बोलो या मेंटली बोलो, बहुत कुछ चेंजेस इसने लाया। कहाँ पे? यूरोप में लाया, जो यूरोपियन कंट्रीज जो है वहाँ पे वो लाया, ठीक है। क्या कौन लाया? ये जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट है वो। एंड इसका रिजल्ट क्या हुआ? कुछ नेशन स्टेट क्रिएट हो गए, ठीक है, कुछ नेशन स्टेट जो है वो क्रिएट हो गए इन प्लेस ऑफ द मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स। जो डायनेस्टीज जो वगैरह थे उनके जगह पे ये स्टेट्स जो है वो क्रिएट हो गए, यानी कि इंडिविजुअल नेशंस। A nation state was one in which majority of its citizens, अब ये nation state का मतलब क्या है? वो है जहाँ पे majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history of or descent. Nation state का मतलब क्या है? जहाँ पे majority of the citizens, जहाँ पे मतलब मान लो कि population 100 है, तो उसमें से मान लो 80 जो लोग हैं या 80% जो भी बोल लो, उन लोगों में ना एक कॉमन आइडेंटिटी है, ठीक है, एक कॉमन आइडेंटिटी है। जैसे मान लो कि अगर आप और आपका फ्रेंड दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हो, तो एक आपकी कॉमन आइडेंटिटी क्या होगी? आपका स्कूल। आप दोनों एक ही कंट्री से बिलोंग करते हो, आपका कंट्री आपका आइडेंटिटी बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया? एक कॉमन आइडेंटिटी। तो वो लोग अपनी कॉमन आइडेंटिटी उन्होंने डेवलप किया, ठीक है। और किसके बेस पे? बेस्ड ऑन देयर शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट। कुछ उनकी हिस्ट्री रही होगी, कुछ मतलब ऐसा भी होगा कि वो इसी खानदान से बिलोंग करते, मतलब उनका डिसेंडेंट जो है वो डिसेंट है किसी के। तो इस तरीके से जहाँ पे एक जिस जगह पे मेजॉरिटी ऑफ द सिटीजन्स में ये कॉमन आइडेंटिटी की डेवलप सेंस हो, उसी को कहते हैं हम लोग नेशन स्टेट, ठीक है। जहाँ पे सिर्फ रूलर्स ही नहीं बल्कि सिटीजन्स का भी देखा जाता है, जहाँ पे सिटीजन्स भी अब एक कॉमन आइडेंटिटी शेयर करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया। बट ये लाइव क्लास तो नहीं है, नहीं तो मैं बार बार पूछती हूँ कि भाई समझ में आया कि नहीं। सो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वेदर यू आर गेटिंग और नॉट। सो अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, समझ में ना आए, तो हमारा टेलीग्राम का चैनल है, तो वहाँ पे एक ग्रुप भी है, ठीक है। आप उस ग्रुप में आओ और जो भी क्वेश्चन है ना, कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है या कोई भी डाउट होता है ना, बेझिझक पूछो, आई विल बी रेडी टू हेल्प यू। शायद मुझे थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, मैं तुरंत आंसर ना कर सकूँ क्योंकि कुछ और काम में बिजी रहूँगी, बट मैं प्रॉमिस करती हूँ आई विल हेल्प यू। एंड डोंट वरी, इसके कोई अलग चार्जेस आपको देने नहीं पड़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलो, तो ये तो हमको समझ में आ गया कि नेशन स्टेट क्या है, क्या नेशनलिज्म क्या है, ये पेंटिंग के जरिए हमको समझ में आ गया। ये तो था इंट्रोडक्शन। अब पढ़ेंगे मेन मुद्दा जो है वो आएगा, फ्रांस की बात है, ठीक है। अब हम लोग फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे, फ्रांस की एक स्टोरी सुनते हैं। और फ्रांस में एक रेवोल्यूशन हुआ था, एक क्रांति आई थी जिसका नाम था फ्रेंच रेवोल्यूशन। एंड द आइडिया ऑफ नेशन, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है और किस तरीके से, मतलब ये जो नेशन का जो आइडिया है ये फ्रांस में आया, ये अभी हम लोग समझने वाले हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है? ये एक क्लियर एक्सप्रेशन है ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि लोगों के मन में ये नेशनल सेंटिमेंट जो है ये भर भर के जब ज़्यादा से ज़्यादा जब बढ़ा, तब उसके बाद रेवोल्यूशन हुआ। तो 1789 तक क्या था, फ्रांस में ना एब्सोल्यूट मोनार्की चलता था, यानी कि मोनार्क्स वहाँ पे रूल करते थे। एंड यहाँ पे देखो, याद है मैंने आपको पढ़ा था, कहाँ गया, देखो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे देखो एब्सोल्यूट मोनार्की। समझ में आया अभी क्यों मैंने बोला था कि एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या है, कि मोनार्कियल जो पावर्स वगैरह जो होते हैं वो। तो ऐसे एब्सोल्यूट मोनार्क था। तो देखो, जब मोनार्क्स रूल करते हैं, ऑब्वियसली जो राजा का जो मन होता है वो वही करता है, तो वो तो डेमोक्रेसी नहीं होता है। अभी क्या है, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, बट पहले जब राजाओं के समय में डेमोक्रेसी होता था क्या? नहीं होता था। तो उस समय लोगों के मन में ऐसी भावना, एक आइडिया आया कि देखो ये तो गलत है, हमारे पास
कुछ राइट्स होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास भी ये हक होना चाहिए कि हम अपनी रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करें, हम किस तरीके से गवर्न होना चाहते हैं वो चूज़ करें, है ना। तो वहीं से फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो शुरू हुआ। जैसे ब्रिटिश हम पे राज करते थे, फिर हमें भी ख्याल आया कि नहीं, कि हम लोग ब्रिटिश के अंडर में क्यों रहेंगे, हमें यहाँ से बाहर निकलना है। तो उसके बाद हम लोगों ने भी बहुत सारे रेवोल्यूशन किए थे उनके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ। तो सिमिलरली फ्रांस में भी जो फ्रेंच पीपल थे उन्होंने भी मोनार्क्स के खिलाफ जंग छेड़ दिया, ठीक है। The political and constitutional changes that came with the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to the body of French citizens. अब देखो, ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ जो भी चेंजेस हुए, ठीक है, उसके जरिए क्या हुआ कि जो सोवर्निटी यानी कि पावर या कंट्रोल जो भी बोलो, ठीक है, तो ये पहले किसके पास था, ये मोनार्क के पास था। अब मोनार्क से हटके किसके पास आ गया, जो फ्रेंच सिटीजन्स होते हैं उनके पास ये आ गया। और एक चीज, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान कुछ आइडियाज थे, कुछ नोशंस थे जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलराइज हुए थे। एक का नाम है ला पाट्री, और एक का नाम है ले साइटोइन। ला पाट्री का मतलब क्या है, द फादरलैंड, और ले साइटोइन का मतलब क्या है, द सिटीजन। इसका मतलब क्या है, it emphasized the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution। यानी कि वो बोल रहे हैं कि उनके जो भी सिटीजन है वो नेशन में, ठीक है ना, वो सारे लोग अपने लैंड में, अपने फादरलैंड में, जो भी बोलो, उनके उस स्टेट में रहेंगे, उस कंट्री में रहेंगे, एंड उन सारे लोगों को इक्वल राइट्स मिलेगा, और एक कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, एक संविधान रहेगा। उस संविधान में सारे लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे रहेंगे, एंड उसी के बेसिस पे सारी चीज़ें होती जाएगी। बेसिकली अब उनमें एक कलेक्टिव आइडेंटिटी जो है वो आ गया। अब देखो, अब इसके ज़रिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन के ज़रिए कुछ चेंजेस भी आए। क्या चेंजेस आया, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। अब देखो, आपके स्कूल में ये रेड हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस, येलो हाउस है ना, और एनुअल स्पोर्ट्स डे के दिन सभी लोग अपने अपने यूनिफॉर्म्स पहनते हैं एंड ये झंडा लेके खड़े होते हैं, राइट। एंड क्यों, क्योंकि वो लोग अपने हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप एक पॉटर हेड हो तो आपको ग्रिफिंडोर, रेवेनक्लॉ, स्लिदरिन, हफलपफ, इनके बारे में तो याद होगा ही, है ना। तो ये सब हाउसेस हैं और इन सब के अपने अपने फ्लैग्स वगैरह ये सब होते हैं। तो सिमिलरली अगर कोई नई चीज़ आती है, ठीक है, तो उसमें क्या है, एक फ्लैग की ज़रूरत होगी। तो जो रेवोल्यूशन जो चला, तो उसके ज़रिए क्या हुआ कि जो रॉयल स्टैंडर्ड थे, यानी कि जो मोनार्क्स वगैरह जो थे, उनका एक फैक्टर जो भी बोलो, कैरेक्टरिस्टिक बोलो, जो भी बोलो, उसको हटाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक न्यू फ्रेंच फ्लैग जो है वो बनाया। अच्छा, जैसे देखो, अगर आपको कारगिल वॉर याद होगा तो याद है बहुत सारे ऐसे मतलब माउंटेन्स पे या हिल्स जो हैं वहाँ पे कैप्चर कर दिए जाते थे, ठीक है ना। जब पाकिस्तान कैप्चर कर देता था तो उसने अपना फ्लैग वो अपना फ्लैग लगाते थे। फिर जब इंडियंस कैप्चर करते थे, इंडियंस अपने फ्लैग्स लगाते थे। क्यों, ये मार्क करते कि नहीं, ये अब अपनी टेरिटरी है, वो अपनी आइडेंटिटी शो करते हैं वहाँ पे, इजंट इट। तो देखो, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है, उन्होंने भी एक नया फ्रेंच फ्लैग जो है वो बनाया, द ट्राई कलर। ये फ्लैग के किस्से ना हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया में भी पढ़ेंगे, और जो हमारा जो फ्लैग है वो किस तरीके से ये चेंज हुआ ये भी हम लोग पढ़ेंगे, बट यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। तो ये एक चेंज तो ये आ गया। और क्या चेंजेस हुए, द स्टेट्स जनरल वेर इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। अब एक जनरल स्टेट्स या स्टेट्स जनरल जो है वो इलेक्ट कर दिया गया था, किसके द्वारा, बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। हु आर द एक्टिव सिटीजन्स, दोज हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द रेवोल्यूशन, ठीक है, जो ये पॉलिटिकल चेंजेस चाहते हैं, ठीक है, जो तो इन लोगों को बोला जाता है एक्टिव सिटीजन्स। तो उनके वजह से वो लोग उन्होंने इलेक्ट किया था एक स्टेट्स जनरल को, एंड उन्होंने ये नेशनल असेंबली को जो है उसका रीनेम किया था। और क्या हुआ था, न्यू हिम्स वेर कंपोज्ड। ये हिम्स का मतलब क्या है, अच्छा, आई हैव सीन मेनी पीपल्स प्रोनाउंस दिस एज हाइम्स, बट जहाँ तक मुझे पता है इसको हिम्स बोला जाता है, ठीक है। सो न्यू हिम्स वेर कंपोज्ड
ओथ्स वर टेकन। अच्छा, हिम्स का मतलब है जो वो होता है ना स्तुति जिसको बोलते हैं, गाना भजन जो भी बोल दो वो। तो अपने एक नेशन जैसे एंथम बोल लो, ठीक है। तो उसी तरीके से कुछ ऐसे हिम्स वगैरह जो है वो लिखे गए। लोगों ने कुछ ओथ्स लिए, ओथ्स यानी कि शपथ लेना कि हाँ हम शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की रक्षा करेंगे या हम अपने देश को आज़ाद दिला कर आएंगे, ये सब कुछ शपथ था वो, तो उन्होंने वो लिया था। एंड जो मार्टियर्स थे, एंड मार्टिर्स जो थे, द मार्टिर्स वर कॉमेमोरेटेड। मार्टिर्स कॉमेमोरेटेड का मतलब है उनको याद करना, कॉमेमोरेट का मतलब है टू रिकॉल या टू सेलिब्रेट, ये भी बोला जाता है, ठीक है। तो उन्होंने फिर उनको याद किया, उनकी जो वीर गाथाएं हैं वो उन्होंने पढ़ा कि हाँ भाई देखो किस तरीके से उन्होंने अपनी मतलब सैक्रिफाइस किए थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने किया, ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। और क्यों किया था? क्योंकि वो लोग ये सारी चीज़ें नेशन के नाम पे कर रहे हैं कि हाँ भाई देखो ये हमारा एक अपना नेशन है, यहाँ पे इस नेशन को बनाने के लिए कितने शहीद, मतलब जो मार्टिर्स यानी कि शहीदों ने अपनी शहीदी दी, ठीक है। फिर ऐसे बहुत लोगों ने ओथ्स भी लिए, तो ये सारी चीज़ें किया गया। और क्या हुआ? ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन place and it formulated uniform laws for all citizens within its territory। तो अब और एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के जरिए क्या किया गया कि एक यूनिफॉर्म लॉ बनाया गया, ठीक है। यूनिफॉर्म लॉ यानी कि एक ही लॉ जिसको सारे सिटीजन्स फॉलो करेंगे विद इन अ टेरिटरी। मान लो ये एक टेरिटरी है, इसके अंडर में कुछ लॉज बनाए गए एंड इस टेरिटरी में जितने भी लोग रहेंगे वो सारे के सारे इन लॉज को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस किए गए, और भी कुछ चेंजेस हुए थे, जैसे इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड। ये कस्टम ड्यूटीज का मतलब क्या है? कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है टैक्स इम्पोज्ड ऑन गुड्स, ठीक है, टैक्स इम्पोज्ड ऑन गुड्स। जब उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है, तब उनको कहा जाता है कस्टम ड्यूटीज। एंड ड्यूज यानी कि पिछले के जो भी कुछ ड्यूज वगैरह, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ टैक्स वगैरह, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें अबॉलिश कर दिए गए, हटा दिए गए उनको, एंड एक सिस्टम बना दिया गया, एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया गया वेट्स एंड मेजर्स को लेके। मान लो कि ऐसा है, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, 1 kg का मतलब एग्जाम्पल है, इसको दिल पे मत लेना, ठीक है। मान लो कि 100 मीटर है, ठीक है, और एक जगह पे बोला है कि 1 kg इक्वल्स टू 1000 मीटर, ठीक है। एक सेकेंड में मीटर क्यों बोल रही हूँ ग्राम, ग्राम, ठीक है, हाँ। तो और एक जगह पे मान लो कि बोला गया है 1 kg इक्वल्स टू 10,000 ग्राम्स, ठीक है। ऐसे डिफरेंट वेट्स एंड मेजर्स हैं। तब बोल दिया कि नहीं हम लोग ना एक ही यूनिफॉर्म सिस्टम बनाएंगे। मान लो कि ये उन्होंने एक सिस्टम बना लिया 1 kg इक्वल्स टू 10,000 ग्राम्स, तो ये मेजरमेंट जो है ये पूरे टेरिटरी में सारे लोग ये फॉलो करेंगे। तो पहले क्या होता था कि एक जगह पे ये फॉलो किया जाता था, दूसरी जगह पे ये फॉलो किया जाता था, तीसरी जगह पे ये, सो एज अ रिजल्ट बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने हटा दिया, विच इज़ अ गुड थिंग, सही है ना। चलो अब नेक्स्ट और क्या किया गया था? Regional dialects were discouraged and French as it was spoken and written in Paris became the common language of the nation। जितने भी regional dialects थे उन सारे dialects को discourage किया गया, उनको एकदम बंद कर दिया गया। and French जो कि पेरिस में, ठीक है, पेरिस में वहाँ पे बोला जाता था एंड उसी लैंग्वेज में बात की जाती थी, उसी को ना एक कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया। तो इसकी हालत ऐसी हो गई, ये है रीजनल डायलेक्ट्स, ठीक है, एंड ये है फ्रेंच, ठीक है। फ्रेंच को बहुत बढ़ावा दे दिया गया, ठीक है, उसको महान बना दिया गया, मतलब इट बिकेम लाइक अ जायंट, ठीक है। एंड बाकी सारे डायलेक्ट्स को ना छोटा कर दिया गया, ठीक है, ये चीज़ हो गई थी।
अब when the news of the events in France reached the different cities of Europe, students and other members of the educated middle class began setting up Jacobin clubs. तो जैसे जैसे ये जो फ्रांस में ये जो इवेंट्स आपने देखा है ना, जो जो चेंजेस किए गए, जो इवेंट्स हुए थे, वो जब न्यूज़ जब बाहर की सिटीज़ में, मतलब बाहर, मतलब फ्रांस के बाहर जब ये सारी चीज़ें पहुंची, तब जो भी कुछ स्टूडेंट्स थे, फिर कुछ अदर एडुकेटेड मिडिल क्लास थे, वो सारे लोगों ने जैकोबिन क्लब्स जो है वो ज्वाइन कर लिया. आपने आई थिंक ये क्लास 9 में भी पढ़ा है, आई थिंक नहीं आपने पढ़ा है. ओके, नाउ देयर एक्टिविटीज, यानी कि जो जैकोबिन क्लब्स जो हैं उनकी एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं. देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन द 1790s. तो फिर ये जैकोबिन क्लब्स ने कुछ एक्टिविटीज़ किए एंड कैंपेन्स किए, एंड उसके बाद क्या हुआ कि जो फ्रेंच आर्मीज जो थी वो लोग हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, फिर इटली में जाने लगे, एंड कुछ चीज़ें जो है वो प्रचार करने लगे. ठीक है, मतलब कुछ प्रचार नहीं, मतलब कुछ जो आइडियाज़ है ना उनके, वो आइडियाज़ वहाँ पे भी कैरी करने लग गए. सो देखो यहाँ पे देखो, ये वही लिखा है, विद द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशनरी वॉर्स, जब ये वॉर्स वगैरह जब शुरू हुआ, ये रेवोल्यूशन जब शुरू हुआ, द फ्रेंच आर्मीज बिगैन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड. तो वो लोग इसी आइडिया को बाहर, यानी कि फ्रांस के बाहर भी ये नेशनलिज्म की जो आइडिया है उसको स्प्रेड कर रहे थे. सो दिस क्वेश्चन, दिस पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, चलो, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या क्या इवेंट्स हुआ, मतलब फ्रांस में क्या क्या इवेंट्स हो रहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान. ठीक है, एंड फिर किस तरीके से जो फ्रेंच आर्मीज वो बाहर जा रही थी, एंड ये जो नेशनलिज्म की जो ये आइडिया है वो बाहर स्प्रेड कर रही थी. अब अगर फ्रेंच आर्मी की बात कर रहे हैं तो इनको कोई कैसे भूल सकता है ना. वीडियो पॉज करो, जल्दी से कमेंट में बताओ इनका नाम क्या है. चलो अब मैं बता देती हूँ. ऑब्वियसली इनका नाम क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट. ठीक है, वो कौन थे, ये एक फ्रेंच मिलिट्री लीडर थे. ठीक है, एंड बाद में वो एम्परर भी बन गए फ्रांस के, हु कॉन्कर्ड मच ऑफ यूरोप इन द अर्ली 19th सेंचुरी. एंड वो अर्ली 19th सेंचुरी में यूरोप के बहुत सारे जो भी पार्ट्स थे उनको कॉन्कर कर लिया था. तो ये जब आए, मतलब फ्रांस की जिम्मेदारी, देखो शुरू कैसे हुआ. पहले क्या था, मोनार्कियल रूल था, है ना, मोनार्क्स रहते थे, मोनार्की चलती थी. उसके बाद क्या आया, डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के लिए तो लोग मतलब ये रेवोल्यूशन वगैरह करने लग गए. बट फिर आ गए ये महान सज्जन नेपोलियन. तो इन्होंने ना जो सिटीजन्स थे वहाँ के, उनका फ़ायदा उठाया बड़ा. ठीक है, तो देखो क्या किया उन्होंने. यहाँ पे देख रहे हो बार बार बोला गया था ना फ्रेंच आर्मी, तो ऑब्वियसली वो भी जा रहे थे, नेशनलिज्म जो सेंटिमेंट है, नेशनल सेंटिमेंट वो बाहर भी स्प्रेड कर रहे थे, एंड इस तरीके से उन्होंने लोगों का दिल भी जीत लिया. तो धीरे धीरे उन्होंने अपनी जगह पॉलिटिक्स में बना ली, एंड उन्होंने, मतलब वो अब क्या बन गए, एक एम्परर बन गए वहाँ के. ठीक है, अब देखो एम्परर और किंग में डिफरेंस होता है. किंग छोटे छोटे टेरिटरीज के राजा होते हैं, इसका अलग राजा, इसका अलग राजा, इसका अलग राजा. और अगर ये पूरा एक टेरिटरी बन जाए तो इस पूरे टेरिटरी का जो लीडर होता है उसको कहा जाता है एम्परर. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन किंग एंड एम्परर. सो नेपोलियन बिकेम द एम्परर ऑफ फ्रांस. अरे ये पेन सिलेक्ट काहे नहीं हो रहा. हाँ, सो ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस सेवरल रिफॉर्म्स. तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने चेंजेस वगैरह किए थे. ओके, Through a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France. अब इन सज्जन ने क्या किया देखो. अब देखो मोनार्कियल रूल था. ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वो लोग डेमोक्रेसी चाहते थे, बट ये सज्जन जब आए, यानी कि नेपोलियन जब आए, मतलब ही वेंट बैक टू मोनार्की. ठीक है, वही एम्परर बन गए ना, isn't it? And that is the reason he destroyed democracy in France. जिसके लिए इतनी मार पीट, वही चीज़ जो है वो ख़त्म. ठीक है, वो ख़त्म, टाटा बाय बाय, वही चीज़ हो गया. तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि नेपोलियन ने फ्रांस की डेमोक्रेसी जो है उसको तबाह कर दिया था. ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप बोल देना कि बिकॉज ही बिकेम द एम्परर. ठीक है, वो खुद मोनार्क बन गया था, तो दैट इज़ द रीज़न.
लेकिन बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट। हालांकि वो मोनार्क तो बन गए थे, बट एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में वो धमाल मचा रहे थे, मतलब कमाल है धमाल है, आग लगा रहे थे, ठीक है। एंड वो किसके जरिए? वाया नेपोलियनिक कोड, ठीक है, इसके जरिए। सो ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नेपोलियनिक कोड का और एक नाम क्या है? सिविल कोड ऑफ 1804। ये क्वेश्चन आंसर्स हम लोग डिस्कस करेंगे, तब भी हम लोग मतलब जो हमारा 5th पार्ट होगा वहां पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो और उन्होंने क्या किया? ही डिड अवे विथ ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ एंड एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। तो उन्होंने क्या किया? देखना, जो होते हैं ना कुछ मतलब ऐसे घर में कोई पैदा हुआ, मान लो कि उनकी, जैसे मान लो कि होता है ना, मेरे चाचा विधायक हैं, राइट, तो विधायक के घर में जो भी बच्चा हुआ उसको देखना बड़ी सारी फ्रीडम मिलती है ना, कुछ भी करता रहता है उसको छोड़ दिया जाता है, राइट। तो बट बाकी लोगों को मतलब जेल में डाल दिया जाता है, जो भी है। तो कुछ प्रिविलेजेस मिलता है ना, कुछ बेसिक मतलब राइट्स बोल दो या बेनिफिट्स बोल दो, उनको मिलते हैं बेस्ड ऑन देयर बर्थ, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ को हटा दिया कि नहीं भाई, अब कानून के सामने सब लोग इक्वल रहेंगे, चाहे तुम विधायक के बेटे हो या कुछ भी हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ही ऑल्सो सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि पहले क्या होता था कि लोगों की प्रॉपर्टीज वगैरह वो छीन लिए जाते थे, मतलब एक कुछ चीज़ें होती थी इस तरीके की। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है वो तुम्हारे पास ही रहेगी, ठीक है, तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तो मेरे ख्याल से ये एकदम ओपी है, ओपी डिसीजन, ठीक है। अब देखो और क्या क्या? नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, ठीक है, एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम एंड मेनोरियल ड्यूज। अच्छा, अब बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि ये फ्यूडल सिस्टम क्या है। मान लो कि ये एक लैंड है, ठीक है, इस लैंड का ओनर ये एक्स है, ओके, एंड इसके एंड यहाँ पे कुछ लोग हैं, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। इनके पास कोई लैंड नहीं है अपना, ये एक लैंड है, इनके पास कोई लैंड नहीं है, सो दे आर द पीजेंट्स, ओके। तो ये लोग आते हैं एक्स के पास, बोलते हैं कि हमें थोड़ा लैंड दीजिए, हम यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। ये बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुमको लैंड दूंगा, उसके बदले में तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि अगर कभी भी मेरे साथ कोई भी मतलब विपत्ति, मतलब आपदा मेरे पे आती है, तो तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। सो ये लोग क्या करते हैं, इनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। जैसे होता है ना कि राजा को प्रजा प्रोटेक्ट भी करती है, देखो राजा तो प्रोटेक्ट करता है अपना प्रजा को, बट प्रजा भी देखना ऐसे ही प्रोटेक्ट भी करते हैं, ठीक है ना, कि अरे तुमने हमारे राजा के बारे में कैसे बोला, हम लोग अपने राजा के साथ खड़े होंगे, ठीक है, वो सपोर्ट करते हैं अपने राजा को। तो ये एक्स भी ना एबीसी से सपोर्ट ही मांग रहा है कि तुम मुझको प्रोटेक्ट भी करोगे। तो बोलते कि हाँ भाई ठीक है, क्योंकि मजबूर है, इनके पास तो कोई ज़मीन जायदाद कुछ नहीं है। तो इसके बदले में वो लोग यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे ए बी सी ये लोग यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। बस इतना ही नहीं, इनको कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं, जो टैक्स बोल दो, इसको बोला जाता है मेनोरियल ड्यूज, ठीक है। एंड इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है फ्यूडलिज्म। यहाँ पे देखो, यह फ्यूडल सिस्टम जो बोला है ना, फ्यूडल सिस्टम, ये होता है अपना पूरा का पूरा फ्यूडल सिस्टम, ठीक है। एंड ये होता है लैंडलॉर्ड मैन या नोबल्स जो होते हैं वो लोग। एंड एबीसी जो है, इनको क्या बोला जाता है, इनको कहा जाता है सर्फ्स। एंड ये किसी के अंडर में ये जो काम कर रहे हैं, इसी चीज को बोला जाता है सर्फडम, ठीक है। सो आपके ख्याल से क्या है कि ये चीज सही है या गलत है? मतलब किसी के अंडर में काम करना, उसको प्रॉमिस करने की हाँ मैं आपको प्रोटेक्ट भी करूंगा, और फिर उसको कुछ मैनोरियल ड्यूज भी देते रहना, ये चीज सही है या गलत है, ये भी जल्दी से कमेंट में बताओ। तो हमको फ्यूडलिज्म समझ में आ गया। तो नेपोलियन ने क्या किया था, इसी फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया था, एंड जो भी ये पीजेंट्स थे इनको फ्री कर दिया गया था फ्रॉम सर्वडम एंड मेनोरियल ड्यूज। उनको अब किसी के अंडर में काम नहीं करना, उनको कोई टैक्स वगैरह ड्यूज वगैरह कुछ नहीं देना है। तो ये भी शाबाश, मतलब बड़ा ही अच्छा काम था। देखो टाउन्स में क्या किया गया था, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वेर रिमूव्ड। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा देखो, ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं,
ठीक है, और ये सारे के सारे ट्रेडर्स हैं, दे ऑल आर ट्रेडर्स, ठीक है। देखो, इसको किसी पर्टिकुलर मार्केट के बारे में नॉलेज होगा, इसको किसी पर्टिकुलर मार्केट के बारे में नॉलेज होगा, इसको पता है कि गुड्स कहाँ पे सस्ते मिलते हैं, इसको पता है कि कहाँ पे गुड्स बेचे जाते हैं, ठीक है। तो जो भी बोलो, तो इन सब के पास कुछ कुछ आइडियाज होता है, और ये सब लोग एक ही कंट्री में बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अगर ये लोग अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, मान लो ग्रुप बना लिया, एंड वहाँ पे ये लोग डिस्कस करते रहते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते रहते हैं, ठीक है, तो इसको कहा जाता है गिल्ड। एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे सेम प्रोफेशन के लोग रहते हैं एंड एक दूसरे को हेल्प करते हैं, पैसे हो गए, गुड्स हो गए, मार्केट हो गया, हर चीज़ में एक दूसरे को हेल्प करते हैं। बट पहले क्या था, जो मोनार्क्स थे ना, तब इन पे रेस्ट्रिक्शन था कि नहीं, तुम ऐसे ग्रुप्स नहीं बनाओगे। बट नेपोलियन ने आके क्या किया कि इन्हीं रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि नेपोलियन ने गिल्ड्स को हटा दिया। नहीं, गिल्ड्स को नहीं हटाया, गिल्ड्स पे जो रेस्ट्रिक्शन था उसको हटा दिया। सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। इन टाउन्स टू गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। और क्या गया था, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स इम्प्रूव किए गए थे। जो पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स थे एंड जो न्यू बिजनेसमैन थे, वो भी एक न्यू फाउंड फ्रीडम उनको मिल गया था, बहुत आज़ादी से वो लोग काम कर रहे थे। Businessmen and small scale producers in particular began to realize that uniforms, standardized waste and measures, and common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another. तो उनको भी लगा था कि हाँ भाई, एक यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स जो है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था, याद है 1 kg इक्वल्स टू 10,000 ग्राम। तो उनको भी लगा कि एक स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर तो बनता ही है, और एक कॉमन नेशनल करेंसी भी बनता है। तब क्या होगा कि हम अपनी गुड्स एंड कैपिटल का एक्सचेंज जो है बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो अभी तक जो है सब कुछ सही चल रहा था, बट धीरे धीरे क्या हुआ, बट द इनिशियल एंथुजियाज्म सून टर्न इनटू हॉस्टिलिटी। अब ये जो कुछ लोग जो है ना, ये जो पहले नेपोलियन को बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत ज़्यादा इंथुजियास्ट रहते थे एकदम, ठीक है ना, तो मतलब अब वो लोग उनको नफरत करने लग रहे हैं, उनको और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इसका रीज़न क्या है? देखो, पहली बात है, जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स हैं डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। ये एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स तो बिल्कुल सही है, ओपी वाले चीज़ थे, बट उनके पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ ये लोग नहीं जा रहे थे, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स नहीं जा रहे थे, ठीक है। उनकी फ्रीडम कहीं ना कहीं कट कर दी गई थी। देखो, इसका रीज़न क्या होगा? क्योंकि टैक्सेशन बढ़ा दिया गया था, हाई टैक्स जो है वो इम्पोज कर दिया गया था। सेंसरशिप, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स जो भी है, मीडिया प्रेस जो भी है, ये लोग मतलब इन पे जो भी ये पब्लिश करेंगे ना, उस पे एक रोक लग जाता है। जैसे फिल्म में देखना, एक सेंसर बोर्ड रहता है ना, वो देखता है कि ये फिल्म बाहर के लिए मतलब करने के लिए मतलब सही है कि नहीं है, ठीक है, पब्लिश करने के लायक है या नहीं है। नहीं तो वो फिर देखना कुछ सीन्स वगैरह कुछ उल्टे पुल्टे हो तो उसको कट भी कर देता है। तो यहाँ पे भी वही होता है, अगर कोई मान लो नेपोलियन के अगेंस्ट में कुछ बोल रहा है, नहीं बोल रहा, तो उनको वो कट कर देते थे। तो मतलब सही इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं मिलती थी। हालांकि अभी भी हमारे देश में ही होता है, ठीक है, सबको दिखाई नहीं देता है, बट कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी जगह पे मतलब ये चीज़ें होती है, ठीक। अच्छा, आई वोंट से सेंसरशिप, लेकिन मैं बोलूँगी कि पेड मीडिया, ठीक है, मीडिया को पे किया जाता है कि ये न्यूज़ छापो, वो न्यूज़ छापो, ये किया जाता है। क्या और क्या क्या था? फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज, लोगों को ज़बरदस्ती, फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन का मतलब है ज़बरदस्ती फ्रेंच आर्मी में डाल देना, ठीक है। तो इन सारी रीजंस की वजह से उनका क्या हुआ, फ्रीडम चला गया। और जब इंसान के पास फ्रीडम ही नहीं है तो वो फिर क्या करेगा, वो तो भाई गुस्सा ही हो जाएगा ना। तो इसीलिए वो सारे लोग अब जो है नफरत करने लग गए, उनको और अच्छी नहीं लग रही थी। तो यहीं तक है हमारी पहली सब टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक तो हमको समझ में आ गया कि ये पेंटिंग वाला सिचुएशन हमको पूरा समझ में आ गया क्या था नहीं था। फिर हम लोग को समझ में आया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान क्या क्या चेंजेस आए थे, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि किस तरीके से नेपोलियन ने क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज वगैरह वो सब लाया था मतलब फ्रांस में, ठीक है। एंड किस तरीके से लोगों का जो इनिशियल सपोर्ट जो था वो हट गया एंड वो लोग अब इस चीज़ से छुटकारा पाना चाहते थे।
सो आई होप आपको क्लास अच्छा लगा एंड मेरे ख्याल से हमारा डे 6 भी सक्सेसफुल हो गया होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बट मेक श्योर you like this video and share with all of your friends. Tell them to join and let our small family grow. And yes, subscribe to my channel and बने रहेगा पूरे 30 दिनों तक, ताकि हम जो टर्म 1 प्रिपरेशन जो है वो धूमधाम से कर सके. धूमधाम से, वाह. Okay, so that is it, children. Bye bye, take care all of you. See you tomorrow at 7 p.m.